अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पेशल टॉक के साथ मियां सैफुर रहमान हाजिर खिदमत। पाकिस्तान के गिरदो पेश या दुनिया में इस वक्त जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है, जो आज की दुनिया है, उसमें बहुत सी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। कहीं पे कोई कू आता है, कहीं पे कोई रीअलाइनमेंट्स हो रही हैं, कहीं पे कोई रेयर अर्थ मिनरल का इशू है, कहीं पे टैरिफ्स का इशू है, और कहीं पे ये अभी 20 ममालिक इकट्ठे होकर ट्रंप साहब की सरबराही में वहाँ पे पीस प्लान, जो गज़ा पीस प्लान है, उस पर दस्तखत करते हैं। एक दो ख़बरें ऐसी भी चल रही हैं कि गज़ा के सीज़ फायर की भी वायलेशन इसराइल की तरफ से हुई हैं कुछ, और जबकि वहाँ पे बड़ी जुबिलेशन है। ज़ाहिर जुबिलेशन से मुराद ये नहीं है कि वो कोई बहुत ज़्यादा फ़तेहमंद हुए हैं, लेकिन जिन लोगों के 20-20 साल से अजीज़ अपने घरों से दूर हैं, कैद में हैं, और बग़ैर यानी एक्स्ट्रा जुडिशल कैद में, तो वो उनके इसी कैद के दौरान उनके बच्चे मर गए, हलाकतें हो गई, परेशानियां आई, जिनका घर बार ही ना हो साल 2 साल से या कई सालों से, टॉयलेट्स ना हो। जाहिर है ऐसी तबाही में फिर नॉर्मल लाइफ तो नहीं रहती, तो उनके लिए जुबिलेशन यानी ये खुशी का समा होता है कि एक रिलीफ मिला, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं असाई ऑफ रिलीफ। अब दुनिया इसमें उनका ओवरऑल कंडक्ट क्या है, इसको जो सिग्नेटरी हैं इसके, वो टर्की है और मिस्र है, और ज़ाहिर यकीनन उसमें ये पाकिस्तान तो खैर उसमें सिग्नेटरी नहीं है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मौजूद थे, दस्तखत उर्दवान साहब के हैं, तो सीसी के हैं, और बाकी तो जिन्होंने हाईलाइट भी किया और डिक्लेयर भी किया और इसको पब्लिसाइज भी किया। तो पाकिस्तान इसमें कहाँ पे खड़ा है और पाकिस्तान का क्या रोल होना चाहिए। पाकिस्तान में चूँकि जज्बातियत ज़्यादा है इसराइल के हवाले से, यहाँ बातें भी शुरू हो गई, और एक ऐसी गॉसिप फैक्ट्री हमारी गर्दिशकारी है जिसने हमारे एक मजहबी ग्रुप को भी बाकायदा एक आतिशकदा बनाने की कोशिश की। स्टेट ने क्या करना था, कुछ लोग कहते हैं जी सख्ती से डील करें, जब सख्ती से डील किया कहते हैं जी आप जुल्म कर रहे हैं। तो हम कोई इंतहाओं में ही रह रहे हैं, तो कहाँ पे जाके ये सारी बातें मुनद्दद होंगी। आइए हम इसका आज तज्जिया करते हैं। हमारे आज के जो मौजूद मेहमान हैं जनाब प्रोफेसर डॉक्टर कैस असलम, मरूफ तज्जियाकार हैं और प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट हैं। सर मोस्ट वेलकम टू द शो। थैंक यू। तो एक तो मायूसी, मेरा ख्याल है कनूतियत जो है वो तो मैं और आप वैसे नहीं है, लेकिन एनालिसिस तो करना चाहिए ना जी। अगर कोई एनालिसिस किसी कोई खबर कोई या डिक्लेरेशन खुश फहमी में मुब्तला है, तो उसका बखिए उखेड़ के हमें बताना चाहिए लोगों को कि असल हक़ाइक़ हैं। अभी मुझे कल एक साहब बता रहे थे कि जो सऊदी बिजनेस काउंसिल का डेलीगेशन आया पाकिस्तान, उसने कहा जी 10 लाख नौकरियां और कोई हमारे प्रोजेक्ट्स का आगाज़ हो जाएगा, जल्दी ही इन्वेस्टमेंट होगी। उसमें इन्वेस्टमेंट की कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं पाकिस्तान में? ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है या पाकिस्तान की तरफ रुझान है दुनिया का, तो एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन सकता है? ये जनाब ओवर टू यू। शुक्रिया मियां साहब, मुझे इनवाइट करने का। बात यह है सर कि पाकिस्तान को फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़रूरत तो है। पाकिस्तान को लोकल इन्वेस्टमेंट की भी बहुत ज़रूरत है। ठीक है। थ्योरेटिकली स्पीकिंग लोकल इन्वेस्टमेंट होगी तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी। ठीक है। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और लीगल माहौल और ब्यूरोक्रेटिक माहौल प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए होगा तो इन्वेस्टमेंट आएगी, जो अनफॉर्चुनेटली नहीं है, इनमें से कोई भी नहीं है। मगर हमें ये पता है कि हमारे मुल्क में मुख्तलिफ ममालिक का जब रुझान इन्वेस्टमेंट का होता है तो कोई ना कोई वाक़या हो जाता है, कोई ना कोई उसके खिलाफ रहता है, उसको नेगेटिव हो जाता है। अमेरिकनों को और तरीके से देखते हैं, चीनियों को और तरीके से देखते हैं। मगर शायद सऊदी अरब और तुर्की 2 वाहिद मुल्क हैं जिनको हम सिर्फ पॉजिटिवली देखते हैं। ठीक है। और जब सऊदी अरब से हमने और यूएई से मुआहदे किए, क्योंकि वो हमारे लोग वहाँ जाके काम भी करते हैं, तो वो भी एक वो एक खुशाइन हो जाता है कि इसकी मुखालफत पॉलिटिकली नहीं होगी। ठीक है, यानी वो हमारे यहाँ तमाम तबका फिक्र को एक्सेप्टेबल है। ठीक है। अब सवाल 2 हैं इसमें कि
ट्रांसपेरेंसी तो अभी तक नहीं आई कि कहाँ कहाँ होगी, मगर एक तो वही हैं जो आपकी मदनियात हैं जो आप अमेरिका को बेचना चाहते हैं, उसमें अमेरिकन कंपनी भी शायद इन्वेस्ट कर रही है। और मेरे एक कंसाइनमेंट शायद गई भी है कहते हैं, वो कुछ लोग कहते हैं कि अभी तो रेयर अर्थ निकली नहीं, तो वो कंसाइनमेंट जो गई है वो एज जिसको कहते हैं सैंपल का इंट्रोडक्शन ये है, ये हमारे पास अगर एक्सेप्टेबल है तो 3 या 4 उसमें मिनरल्स हैं, ठीक है, और ये अगर एक्सेप्टेबल हैं तो आप आके इन्वेस्टमेंट करें। सऊदी की एक्सपर्टीज जो है वो पेट्रोकेमिकल्स में है, ठीक है। इन दैट कॉन्टेक्स्ट वो जब रिफाइनरी की बात करते हैं, उन्होंने वादा किया भी हुआ है एक रिफाइनरी का, इमरान खान की गवर्नमेंट से किया था। वो जो इतनी जॉब्स वो कह रहे हैं, वो तो मेरा ये ख्याल है कि ऑटोमाइजेशन जो है उसमें तो जॉब्स की तो गुंजाइश कम हो जाएगी। उसमें तो पढ़े लिखों की, इंजीनियर्स की, आईटी एक्सपर्ट्स की होती हैं, मगर अनस्किल्ड लेबर की कोई नहीं है। हाँ, मगर इसका मतलब ये है कि ये ऐसी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं जहाँ अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर भी, जो सऊदी जाके भी काम करती है, तो यहाँ भी वो ठीक है हो जाए, या उसको ट्रेन करेंगे ताकि फिर वो एज सेमी स्किल्ड या स्किल्ड सऊदी जाके काम करे। क्योंकि हमारे लोग जब सऊदी अरब जाते हैं तो उनकी तनख्वाहें कम होती हैं क्योंकि वो अनस्किल्ड होते हैं, और फिलीपीन से मेड्स या जो मर्जी आता है वो तो बड़ी हेवीली पेड होती है। हेवीली स्किल्स का और वर्क हैबिट्स का इशू है, ठीक है। तो शायद सऊदी अरब की जो इन्वेस्टमेंट यहाँ आएगी वो ऐसे लोगों को ट्रेन कर देगी, वो जो एम्प्लॉयमेंट देगी, जो फिर यहाँ से उठ के अगर सऊदी अरब जाएंगे तो उनको वो मसले ना आए। इन दैट कॉन्टेक्स्ट वो ट्रेन हो जाएं, यहीं से ट्रेन होके वहाँ जाके जॉब करें। तो उन्हें ऐसी मैन पावर चाहिए, जी बिल्कुल चाहिए। और उनके यहाँ अवेलेबल नहीं है, वो हमें वो ट्रस्ट नहीं करते। मेरा ख्याल है उनके यहाँ तो एक और इशू है ना कि वहाँ तो लोगों को स्कॉलरशिप पेंशन मिलती हैं। जी जी जी, तो वहाँ खुशहाली है ना, तो इसलिए जॉब्स की तलाश नहीं है वहाँ, ऐसे काम करने को तैयार नहीं है। काम तो वो करते हैं, ठीक है, बट ऐसे काम जो वो तो एंटरप्रेन्योरियल और बड़े बड़े लेवल के कोई प्रोजेक्ट्स हमारे जैसे लोगों के काम नहीं वो करते, ठीक है। बट एट द सेम टाइम खुशाइन बात है कि वो यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे, कितने सालों में करेंगे और कहाँ कहाँ करेंगे, क्योंकि जो उनके क्राउन प्रिंस हैं MBS, उन्होंने सऊदी अरब में अब टूरिज्म भी खोल दी है। उन्होंने सऊदी अरब में वो चीज़ें भी खोलने की ओपन अप कर दिया उन्होंने, एक ख़ास खित्ते में जहाँ यूरोपियन और अमेरिकन टूरिस्ट आ सकता है, ठीक है। शायद हमें भी इस किस्म का एक्सपेरिमेंट सऊदीज करके दे दें। हम डरते हैं अपनी ही। वैसे मुझे तो आपने याद करा दिया, भुट्टो साहब ने कराची में कसिनो भी तो वो बना दिया था, मैंने वो विजिट भी किया हुआ है, मगर वो समुंदर, लेकिन वो समुंदर, जी जी, हाँ, वो आज भी पड़ा है, वो तो अबेंडेंड है, क्योंकि नहीं चलने दिया। जियाउल हक साहब ने आके उसको बैन कर दिया, मैंने देखा हुआ है तो भाग से जी। सऊदी जब ऐसी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फिर उसको तो कोई हिम्मत नहीं करेगा ना बैन करने की। अमेरिकनों की बैन हो सकती है, हमारी अपनी बैन हो सकती है, किसी और की, सऊदीज की नहीं हो सकती, टर्की की बैन हो सकती है, ठीक है। तो नहीं, मैं टर्की के लिए भी कुछ लव एंड अफेक्शन उसी तरह की है। हाँ, तो लोगों में जरा टर्की तो सबसे ज्यादा प्यार हमें पाकिस्तानियों को, क्योंकि डॉक्टर साहब मैंने एक बंदे ने कहा देखो जी शहबाज शरीफ जाके उत्थे आए 20 कंट्रीज नाल एग्रीमेंट कर, मैं कहा जी पाकिस्तान तो एक थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी है इसमें मेजर पार्टी तो इजिप्ट है, टर्की है, और उन्होंने बाकायदा उर्दुमान ने वो लहराया भी एग्रीमेंट, साइन भी उन्हीं के हैं। अच्छी बात है कि एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, क्योंकि फिर पीस तो फिर भी आना चाहिए ना। हाँ जी, पीपल्स टू पीपल, बिजनेस टू बिजनेस ये होना चाहिए। जब हो जाएंगे तो खुशहाली, ट्रिकल डाउन, शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी दुनिया में। तो नहीं सर, बड़ी बात है कि आप देखें, आज से साल 1.5 साल पहले अजरबैजान और आर्मेनिया की जो लड़ाई हुई, खून-रेज़ी होती थी, हमारे पाकिस्तान ने अजरबैजान की मदद की उसके साथ, और फिर जब वो जीते तो हम भी, और मज़े की बात है कि इजराइल भी एक ही झंडे के अपने झंडे लेके उस परेड में शामिल हुए। मगर अभी कुछ महीने पहले
बड़े अच्छे तल्लुकात हमने कर लिए हैं आर्मेनिया के साथ, उनके जी। साथ डिप्लोमेटिक तल्लुकात भी कर लिए, वीज़े के उन्होंने डॉक्टर साहब ने सफ़र भी बड़ा किया आर्मीनियंस ने। मैं एक दफ़ा न्यूयॉर्क गया तो हमारे सामने ना रात को वो कोई एक बर्थडे पार्टी कर रहे थे, तो मैंने अपने वहाँ पूछा बाकी अजीज़ों से, तो कहेंगे दीज आर आर्मीनियंस, इनको एक अनक्लेव सा उन्होंने बना दिया हुआ है, इसके अंदर ही उनके घर हैं। बहुत चूँकि लिबरल सी सोसाइटी है ना, बात ये है तो दे वर लिविंग वेरी वेल। अदरवाइज यहाँ वो थोड़े बेचारे भागे हुए थे कि जिस तरह प्रोसिक्यूशन थी ना। ज़ायनिस्ट्स के लिए, यूरोप के ज्यूज़ के लिए इजराइल बनाया गया, ठीक है, इसी तरह मुसलमान मुल्कों के दरमियान एक क्रिश्चियन इनक्लेव आर्मेनिया की है। हाँ हाँ, वो क्रिश्चियन मुल्क है, हाँ क्रिश्चियन मुल्क है, ठीक है, बल्कि उसको यानी प्रैक्टिकली इट एक्ट्स एज ए बफर जोन। अभी जो ट्रम्प कह रहा है वो ये कह रहा है कि एक सड़क बनाना चाह रहे हैं अफगानिस्तान ईरान के बॉर्डर के साथ आर्मेनिया से, अजरबैजान में जो आर्मेनियन इनक्लेव है उसमें, जिसको ईरान अपोज कर रहा है, चाइना अपोज कर रहा है, ताकि आर्मेनियन लोग इधर से जा सके। मगर शायद अफगानिस्तान भी इजाज़त नहीं देगा। बट ये उतना ही बड़ा मसला है आर्मेनिया और अजरबैजान का जितना इजराइल और फ़लस्तीन का है, ठीक है, जितना हमारा हिंदुस्तान के साथ कश्मीर का है। और मुल्कों में भी ऐसे, लेकिन अब तो वो थोड़ा सा को एग्जिस्टेंस की तरफ आ रहे हैं। बड़ी मार पड़ी है जी आर्मेनिया को, और हाँ जी, बहुत। फिर उसके अंदर वो जो इनक्लेव में आर्मेनियंस थे अजरबैजान के, वो उन्होंने कहा ले जाएं, तो वो ले गए। तो अब अजरबैजान ने उस सारे इलाके में कब्जा कर लिया। काराबाख करके इसका नाम है जी। तो वो अजरबैजान ने ले लिया है, हमने मदद की है उसमें बहुत सारी। तो मगर उसके बावजूद अगर आर्मेनिया के साथ अच्छे तल्लुकात हो गए और वीज़ा रजीम भी हो गई, तो ये सक्सेस है ना पाकिस्तान की डिप्लोमेसी की। मैंने कई सालों बाद पहली दफ़ा भुट्टो साहब के बाद पहली दफ़ा पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की सक्सेसेस देख रहा हूँ। ये हमारी मेहनत का नतीजा या बाय डिफॉल्ट है? नहीं बाय डिफॉल्ट नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई मजाक करें, नहीं, मैं वैसे ही थोड़ा लाइट मोड नहीं है। अच्छा, सो वी वर्कड ऑन इट डिलीजेंटली। हमने वर्क किया या हमने सीख लिया, समझिए कुछ जी, बैलेंस करना सीख लिया। मेरा ख्याल है ये आप ये कहना चाह रहे हैं कि अब हमें कुछ अमेरिका और चीन लेसन हमें बैलेंस करना आ गया। और फिर मजे की बात यह है कि हमने कुछ फायदा हिंदुस्तान की मोदी के एरोगेंस से भी उठा। हाँ, ये चीज हमें देगी। हाँ, उसकी इसको इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में भी कहें, शायद टैरिफ का जो उन पे ज्यादा इम्पोजिशन, उसमें भी हमें स्पेस मिल गई है, इकोनॉमिक स्पेस तो मिल गई है ना। कि वो जो तेल खरीद रहे थे रूस से, जो ट्रम्प ने और एरोगेंस दिखाई उन्होंने, ब्रिक्स का हिस्सा भी हैं, और चीन से लड़ाई भी है। ये बाकी उसमें चाइना भी है, इंडिया भी है, और अमेरिका, इंग्लिस्तान और शायद जापान के साथ मिलके एंटी चाइनीज वो जो बनाया हुआ इन्होंने, क्वाड जो कह रहे हैं। हाँ, और सार्क का हिस्सा भी है, SCO का हिस्सा भी है, शंघाई कोऑपरेशन। हाँ जी, जो सो हिंदुस्तान दोनों तरफ खेल रहा था। हमने, लेकिन अब वो एक्सपोज हो गया ना, क्योंकि वो अपनी उसकी जो हमने उसको चालाकी थी वो अब एक्सपोज होगी जी। तो और फिर पॉवर्टी भी नहीं दूर कर सके ना। 5वीं बड़ी ताकत बनने के बाद दुनिया की सबसे बड़ी गुर्बत हिंदुस्तान के अंदर है। तो फिर वो जो 40-50 करोड़ तो वहाँ लोग, 624 मिलियन अच्छा, पुअर पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी तकरीबन 12-13 करोड़ जी। हम बहुत 2.5 करोड़ हैं, वो 624 मिलियन। यानी परसेंटेज में वो हमसे ज्यादा, परसेंटेज क्या बता दें? नहीं, मैं मिलियंस की बात कर रहा हूँ, लोगों में परसेंटेज क्या होता है। लेकिन 124 मिलियन हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। तो इसलिए वो जो गेन्स थे, इसका मतलब वहाँ भी ओलिगार्की है सारी, वो टेक्निकली तबाही ला रही है वो, कि जो इकोनॉमिक गेन्स थे उन्होंने ट्रांसलेट ही नहीं किए टू द लोएस्ट रंग ऑफ द सोसाइटी। तो उसका अब खमियाजा भुगत रहे हैं। टू सम एक्सटेंट हम भी ये कर रहे हैं, बट आई थिंक हमारे यहाँ को रियलाइजेशन सी आ रही है, शायद मे भी, अल्लाह करे आ जाए। अपना ख्याल है कि हमारी जो सफरिंग से भी इंसान ज़हीन हो जाता है ना जी, हमारी जो इन पावर क्लासेस हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ, वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होने नहीं दे रही। या मेरा शायद दे डोंट बिलीव इन इट परहैप्स। सर, एक सेंटेंस मैं अमूमन सुनता हूँ ख़वातीन में भी, मर्दों में भी, अमीरों के, कि आप यूरोप भी चले जाएं
तो जो मज़ा पाकिस्तान में है वो कहीं और नहीं है, हाँ। इसलिए क्योंकि यहाँ मुलाजम मिल जाते हैं। हाँ, ये वो कहते हैं लोग, मुलाजम मिल जाते पीपल हैं। बोस्ट ऑफ इट। तो नेचुरली जब हमारे आप कई जी जो गुर्बत बाहर रखेंगे, अरबपति हैं, वो इधर आ कहते हैं जी यहाँ मजा ही और है, 4-4 नौकर, 5-5। वहां तो जाके खुद ही चीजें हाँ। लानी पड़ती हैं, खुद ही पकाना पड़ता है। यहाँ आपने स्लेव रखे हुए हैं। हाँ बिल्कुल। छोटे छोटे बच्चे, रोज खबर आती है कि इस्त्री लगा दी, ये हाँ। लगा दिया। तो ये जो घबराहट है आपकी, तो जिसकी वजह से वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होने ही नहीं दे रहा है। और मैंने तो अब नई बात समझी है मुझे कि ये सारी पॉलिसी जो है ये फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स की है कि पैसे से पैसा बनाओ। हाँ। ये इन्वेस्टमेंट जो आ रही है, कर्जा जो आ रहा है, उसको किसी न किसी तरीके से खाओ। बड़े बड़े शहरों में वो इन्वेस्ट कर लो, सड़कें बना लो, मगर वो जो मुल्क के इलाके दूर दराज के हैं, एग्रीकल्चर है, वो निगलेक्टेड रहें। और वहाँ से आप ये मुलाजमत लोगों को अपने मुलाजम रखें। और लेकिन डॉक्टर साहब, आप जैसे कई सेन लोग कहते हैं जी इंडस्ट्रियलाइजेशन इज़ द की या इज़ द सोल्यूशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे हो क्यों नहीं रही? इंडिया में भी सुना है कुछ थोड़ा सा स्टैग्नेंट है इस तरह ये सारा। बात वही है ना कि ये चाइना में हाल पता चल रही है, लेकिन वो भी सैचुरेशन पे पहुंचे हुए। आज की मॉडर्न सोसाइटी जो है वो ऑटोमाइजेशन जो कह रहे हैं, ऑटोमेशन की तरफ चली, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का बात बनी ना, बात बनी है। हम जब पढ़ाते हैं अपने स्टूडेंट्स को तो हम विलेज लाइफ और सिटी लाइफ में फ़र्क ही ये देते हैं कि बिजली है, एजुकेशन है, सड़कें हैं, इंडस्ट्री है, एम्प्लॉयमेंट है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। हाँ। इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग हो रही हैं, गवर्नमेंट सिर्फ इनको हेल्प कर रही है, फ्रॉड को बचा रही है। ठीक है। मगर जब आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को तो बढ़ा दें, बिजली महंगी कर दें, एजुकेशन सिर्फ शहरों तक रखें और वो भी एलीट स्कूलों और एलीट कॉलेजेस के साथ, तो फिर आप दो सोसाइटियां बना रहे हैं ना इन दैट कॉन्टेक्स्ट। और जब आपके पढ़े यानी आप क्लास हेट्रेड पैदा कर रहे हैं, टेक्निकली वही कर रहे हैं ना। तो मेरे ख्याल वो बहुत ज्यादा हो चुकी है हमारे यहाँ। सर एक बात देख लें कि अभी तो तिफी बट का मामला आया है, रोज खबर में आता था कि या पुलिस मुकाबले में या उसके अपने लोग छुड़ाने आए, तो उनको मुकाबले में बंदे मार रहे हैं। मगर कभी अमीर आदमी जिसने करप्शन की है उसको कोई सजा मिली है? कभी भी नहीं। तो ये नॉट अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ कन्विक्शन। एक और किस्म की सोसाइटी बना रहे हैं ना कि गरीब आदमी को डर ये भी रहे कि हमने अगर एक खास लेवल से बाहर निकले और चोरी चकारी की जो गलत है तो फिर सिर्फ हाथ नहीं कटेंगे, गर्दन भी जा सकती है। गर्दन भी जा, हाथ तो हम काटते ही नहीं है ना वहाँ, हमने अब हम कहते हैं बंदे मुका दो। तो बात ये है कि आपको बड़ी सेंसिबली, और शायद ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट जिसमें सऊदी भी है और यूएई भी है और अमेरिका की भी हो और चाइना की भी हो, शायद वो ये बताएं हुक्मरानों को कि हमें अब इस किस्म के लोग चाहिए, हमें आईटी के लोग चाहिए, हमें डॉक्टर चाहिए, हमें इंजीनियर चाहिए, हमें नर्सेस चाहिए और मेड्स चाहिए। और ठीक है, ताकि तो ये इन्वेस्टमेंट अगर इस किस्म के लोगों को, तो वो ट्रिकल डाउन तो इफेक्ट होगा ना। ठीक है, इन दैट कॉन्टेक्स्ट देर लगेगी। डॉक्टर साहब, मेरा और आपका एक बिलीफ है, कन्विक्शन है कि हमारे लोग भी थोड़ा थोड़ा ग्रो कर रहे हैं इंडिविजुअली, तो रहे और कलेक्टिव भी उसका सम टोटल थोड़ा सा अच्छा पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर रहा है इकोनॉमी को। 6 महीने साल पहले तो ये मेरा एक मैसेज ऑफ होप है इसमें। शायद हमारा एक दोस्त अमेरिका से आया, हाँ जी, वो वहाँ रहता है, तो मेरे से बात इसी तो इससे मैं बड़ी होप ड्रॉ करता हूँ। तो उसने मुझे कहा कि तुम कहते हो कि तरक्की नहीं हो रही है, मैंने 10 साल पहले गया था, जितनी मोटरसाइकिलें देखी हैं, जितने मोबाइल फ़ोन देखे हैं, मगर इसका सिर ये तो मुझे वो शौकत अजीज भी कहते थे जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, उसी की बात तो मैंने शौकत अजीज साहब को ये पूछ लिया, उन्होंने कहा साहब साहब देखें इतनी मोटरसाइकिलें, इतने मोबाइल। मैं कहा जी ये क्या पैमाना है? मैं कहा हमारी तो परचेजिंग पावर नहीं है। असल में मैंने तो एक लेमैन के तौर पे कर दिया, लेकिन आप कि इसका सिरा उसी गवर्नमेंट को जाता है, मुशर्रफ की। और वो मुशर्रफ गवर्नमेंट थी, क्योंकि उन्होंने एक काम किया था कि बैंकर को कहा था कि कंज्यूमर लोन्स दे दो। हाँ डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाना ज़रा याद रखिएगा यही पॉइंट्स। जी हम जा रहे हैं ब्रेक की तरफ और यहीं से सिलसिला जारी रखेंगे। जी ब्रेक के बाद हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब प्रोफेसर डॉक्टर के एस असलम साहब। डॉक्टर साहब, ये अभी हम बात कर रहे थे कि इंडिविजुअली
और वो थोड़ा सा उसका कलेक्टिव भी एक इफेक्ट आ जाता है ना, क्यूमुलेटिव इफेक्ट, तो उसमें हम थोड़ा ग्रो कर रहे हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट उसमें कोई सही सिंसियरली साथ दे तो फिर तो दो हादसा काम हो जाए। बात ये है कि दो ही फिलोसफीज है ना कि गवर्नमेंट का क्या रोल है। ठीक है। और गवर्नमेंट का रोल जो है वो फ्रॉड को बचाना है, गवर्नमेंट का रोल गरीब Sort तबके of को protection प्रोटेक्ट है, देना है protection। एंड सच। मगर गवर्नमेंट अगर खुद ही खाना शुरू कर दे और अपने ही कारें खरीद के और घर लेके, तो फिर वो गरीब क्या करे, वो टैक्स दे रहा है। मगर ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है, ये मैंने आपसे अर्ज़ की थी कि मुशर्रफ के ज़माने से पॉलिसी बदली, दो बातें हुई। एक तो कंज्यूमर लोन्स लोगों को दिए जिससे ये मोबाइल्स और ये इंडस्ट्री चली, कारों की इंडस्ट्री चली, मोटर बाइक्स की चली। उसने यूनिवर्सिटियों को इजाज़त दे दी प्राइवेट सेक्टर में, बैंकों को इजाज़त दे दी प्राइवेट सेक्टर में, जिससे बैंकिंग सेक्टर भी ग्रो किया, यूनिवर्सिटीज़ भी ग्रो की, और एक मिडिल क्लास, एजुकेटेड मिडिल क्लास सर्विस सेक्टर ऐसा क्रिएट किया जिसे आज भी 42 to 48% जो GDP है वो सर्विस सेक्टर से आ रही है, वहाँ से आ रही है। इंडस्ट्री तो बैठी जा रही है, यानी वो एम्पावर्ड सर्विस सेक्टर है आपका जी, पढ़े लिखे लोग हैं ना। इसी मगर उसके एडवर्स इफेक्ट दो हैं। एक ये है कि रूरल अर्बन माइग्रेशन है कि अब गांव में वहाँ तो लोग दिखते नहीं, इधर ही आ रहे हैं। हाँ जी। और दूसरा ये है कि शहरों की जो पोल्यूशन है उसमें इजाफा हो रहा है। लाहौर में कराची से ज़्यादा दरख्त लगे हुए हैं, मगर लाहौर इज द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी। तो फैसला करना पड़ेगा ना कि ये पोल्यूशन कहाँ से आ रही है, कराची में ज़्यादा होनी चाहिए इन दैट कॉन्टेक्स्ट। तो बात ये है कि आपने जो पॉलिसीज़ ठीक थी, जो अच्छी थी, उनको ज़रा कंटिन्यू तो करें। अभी आपने बैंकों को कह दिया कि 3 लाख से ज़्यादा आप कंज्यूमर लोन नहीं दे सकते, उसने कोई लिमिट्स नहीं रखी हुई थी। तो आपकी कार इंडस्ट्री भी, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी, आपकी मोटरसाइकिल, आप इस पे सीलिंग लगी हो गई है, सीलिंग लगी हुई। अच्छा, यानी पर्सनल लोन जो है, पर्सनल लोन पे बिजनेस लोन पे वो नहीं है। अच्छा, वो नहीं है। हाँ, सीलिंग। लेकिन आप डॉक्टर साहब कोई बेसिस पॉइंट नीचे आएंगे, कोई कह रहे हैं ना ये कि जी हम थोड़ा सा मॉनेटरी पॉलिसी, मगर 11% से नीचे आने, वो इस दफा तो आप तो कह दिया उन्होंने, कैलकुलेशन भी करते हैं ना, इन्फ्लेशन इनटू फलाना, इंटरेस्ट रेट डिवाइडेड बाय इन्फ्लेशन। हाँ, मगर इस दफा तो स्टेट बैंक ने खुद ही कह दिया कि जी अगर IMF इजाजत देगा तो बोर्ड फैसला करेगा। तो अगर IMF ने नहीं ये फैसले करने तो बोर्ड किस लिए रखा हुआ है, उनको तो है किस बात की। ये तो आपने अंदर की बात बता दी, थोड़ा जब बोर्ड तो बदल रहे हैं डॉक्टर साहब। अच्छा, बात सुने कि आज शहबाज शरीफ साहब का भी बयान आ गया है और शायद फाइनेंस मिनिस्टर का भी आ गया, मेरा ख्याल है कि वो अब स्टाफ लेवल एग्रीमेंट आई थिंक हैज बीन अप्रूव्ड परहैप्स। ये है कि इसमें व्हाट डज इट दो बातें स्पेल फॉर अस? दो बातें हैं कि अगले तैयार बैठे हैं आपको पैसा देने के लिए, तो वो तो दुनिया में हर एक को देते हैं, लेकिन प्रोवाइडेड यू मीट देयर जो मेंबर्स हैं। हाँ, मेंबर्स हैं, मगर इजाज़त उनके बोर्ड से लेनी पड़ती है ना, जहाँ अमेरिका और चीन और सऊदी अरब ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और मेरा ख्याल बोर्ड लेवल नहीं, अभी तो स्टाफ लेवल की वो बात हुई। पाकिस्तान एक अभी तो एग्जीक्यूटिव बोर्ड पे जाएगा और उसको सपोर्ट करना दुनिया की ज़रूरत है। ठीक है, सवाल तो ये है कि हम उस पैसे से करते क्या हैं, ये इशू है। सवाल ये नहीं है कि पैसा तो सऊदी अरब देगा, अब वो स्टेप बाय स्टेप मॉनिटरिंग नहीं कर रहे। आप सुना कि ज्यादा सख्त हो गया, ये चीज अच्छी है। वैसे मॉनिटरिंग जो कर रहे हैं वो आपका बजट डेफिसिट है, आपकी खर्चे हैं, आपकी कई चीजें, मगर कई चीजें आप देखें कि उनकी स्पेस तो होती है आपके पास ना, गुंजाइश तो होती है। उन्होंने पावर्टी उन्होंने कहा दूर करो, अभी तक आपने कोई प्रोग्राम नहीं बनाया पावर्टी का। उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी छोटी करो, आपने कोई ब्यूरोक्रेसी तो उतनी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स करो, आपने कोई इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म नहीं किया। ब्यूरोक्रेसी तो काफ़ी ओवरसाइज्ड है सर। 7 हुकूमतें हैं, एक फेडरल, 4 प्रोविंशियल, एक GB और एक आज़ाद कश्मीर। तो ये सारों को एक ही टैक्स का पैसा दिया जा रहा है ना। फिर उसके अंदर हमारे डिफेंस नीड्स भी हैं, हमारे हेल्थ नीड्स भी हैं, हमारी एजुकेशन नीड्स भी हैं, और टू सम एक्सटेंट उससे ट्रिकल डाउन होता है। बट एट द सेम टाइम डॉक्टर साहब, इसमें वफाक अक्सर अब शिकायत करने लग पड़ा है फॉलोइंग दी 18th अमेंडमेंट कि जी आप 54 के 55-7% ले जाते हैं सूबे, हम तो तकते ही रह जाते हैं, ना मुँह तकते रह जाते, साढ़े को है कुछ नहीं, ना डिफेंस के लिए बच रहा है, वो अंडर रिसोर्स्ड है डिफेंस, अपनी और हमारे पास डेट सर्विसिंग भी। इलेक्शन की पॉलिसी बदले ना,
आप इजाज़त दें कि जी इतना परसेंट जो है फेडरल टैक्स होगा और बाकी प्रोविंशियल टैक्सेस होंगे या लोकल टैक्सेस होंगे। आप सारी कलेक्शन पहले फेडरल लेके जाते हैं, फिर वो डिवाइड करते हैं। तो ये पॉलिसी ब्रिटिश राज वाली गलत है ना। 18वीं आप कहते हैं कि एक यूनिफाइड नहीं डिवॉल्व कर दिया जाए, डिवॉल्व करें ना, डिवॉल्व करें, ठीक है। खुद अपने हर सूबा मेजर करे कि मेरी क्या नीड्स हैं और मैं कहां से पैसे निकाल सकता हूं, फिर इकोनॉमिक इंजेक्शन आएगा ना सूबे में। ठीक है, अगर ऊपर से पैसे वो भी हर वक्त ऊपर से लेके खा रहा है जी, तो और उसको खुद ही खा रहे हैं। तो जब आप खुद इकट्ठा करेंगे तो आपका डायरेक्ट रिलेशनशिप अपने लोगों के साथ होगा ना। उनको आपको कन्विंस करना पड़ेगा कि अगर मैं तो एग्रीकल्चर में इसका 50% तो खर्च सूबों को डिफेंस तो नहीं चाहिए। सूबे तो बैरूनी करते नहीं कर रहे, ये तो वफाक की बात है, तो वो ले ले अपने टैक्स डायरेक्टली। और मैं भी समझता हूँ कि वहां भी 2 टैक्स करते हैं। लेकिन वफाक का जो टैक्स सिस्टम है, FBR वगैरह, उनके क्या अप्रीहेंशंस है, व्हाई दे आर परसुइंग दिस पॉलिसी? बात ये है, आप भी तो एक ब्यूरोक्रेट रहे हैं अपने जमाने में। अच्छा, पावर हाथ से जाना, नहीं जाना, छोड़ना नहीं चाहते। हम यूनिवर्सिटियों में प्रिंसिपल हेड ऑफ डिपार्टमेंट बन जाते हैं तो किसी और चौधरी बन जाते हैं, किसी और को कुछ मेरा हुक्म चलता है, तो बहुत पावरफुल है। और उसके ऊपर मिनिस्टर हम चेंज नहीं ला सके, इस एटीट्यूड में नहीं आ सके। ला सकते हैं। इकोनॉमिक्स कहती है इंसेंटिव बेस्ड अप्रोच। नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंसेंटिव जब आप देंगे कि गलत काम का आपको नुकसान होगा और अच्छे काम का आपको फायदा होगा, खुद ही चेंज होनी शुरू हो जाएगी। आपने नई बातें 4 नए लोगों को बिठा के फैसले नहीं करने चाहिए। आप अपने दोस्तों को बिठा के फैसले जब करेंगे तो वो जितनी उनकी अक्ल है, अपना फायदा है, वो बता देते हैं। आप अपोजिशन को भी बीच में लाएं, आप थिंक टैंक्स को भी बीच में लाएं। हर मिनिस्टर के पास थिंक टैंक होता है एंड सच फोर्थ। आप ये सारे सूबे के जो हैं चीफ मिनिस्टर्स, उनको ये अभी भी तो वो जो नए इलेक्ट हुए हैं, वो जो केबी के जी, उसने बाकी चीज़ों में एक बात कही कि सूबे का इख्तियार जो है मदनियात पे सूबे का होगा। और तो मेरा कॉन्स्टिट्यूशन में शायद इसकी प्रोविजन भी है। कॉन्स्टिट्यूशन को पंजाब ने नहीं कहा कि मेरा पानी मेरी मर्जी। हाँ, इन्होंने कहा है, और मेरा हाल उनका भी है सूबे में। सूबे को सर नहीं, ये फैसला तो ये जो बलूचिस्तान में सोने की कान है रैकेटिक जी, उसमें कर दिया था कि जिसने इन्वेस्ट करना है 50% प्रॉफिट वो लेके जाएंगे। ठीक है, दूसरा 50% जो हमारा है 25 है फेडरेशन का और 25 है बलूचिस्तान का। तो फैसला तो हो गया हुआ है कि आपने, यानी एक पैटर्न बन गया है ना। तो ये अच्छा पैटर्न है, बहुत अच्छा पैटर्न है। जो जितने % इन्वेस्ट करेगा उतने इसी पैटर्न को फॉलो करें फिर। तो अब जब आपने एक एग्रीमेंट किया है तो बाकी मदनियात पे भी तो वही होगा ना। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब बड़े रूमर्स हैं, बड़ी गॉसिप है कि जी वो रेयर अर्थ। अच्छा, ये बताएं सच्ची बात, मैंने भी वैसे 2 एक अमेरिकन एम्बेसडर, चाइनीज एम्बेसडर इंटरव्यू किया। वो तो खैर एक डिप्लोमेटिक ट्रिक भी होता है ना, वो कहते हैं जी सानू कोई इतराज नहीं, वो कर ले, सानू कोई। असल हकीकत क्या है? पहली बात दुनिया में तो ऐसे ही होता है। जैसे बात यह है कि जो मर्जी हो जाए, आप यूरेनियम तो एक्सपोर्ट नहीं करेंगे ना, कभी भी नहीं। तो आपका एक मिनरल तो गया। ठीक है ना, वही आपकी स्ट्रेंथ है ना। ठीक है, ये उसे तो ਅਸੀਂ अफसूदा कर करके अभी भी जो आपने भेजे हैं उसमें लिथियम भी नहीं है, यूरेनियम भी नहीं है। तो असल तो कारबन वही है, लिथियम हुआ, मोलिब्डेनम हुआ, कुछ इस तरह जो आपको मिला है ऊपर से वही देंगे ना, वही लेके गए हैं ना। अभी आप, मुझे याद है कि ये कुछ महीने पहले जब फील्ड मार्शल साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब डोनाल्ड ट्रंप को मिले थे तो एक बक्से में दिखाए थे मिनरल्स। तो मैं सोच रहा था कि इसमें यूरेनियम पड़ा है कि नहीं पड़ा है, सारे के सारे रेडिएशन तो वैसे उड़ जाएंगे सारे। नहीं, वो बड़े सियाने हैं हमारे बंदे। हाँ जी, इसलिए कुछ रिस्ट्रेंट्स हैं और वो रिस्ट्रेंट्स हमारी पर्सनल नीड्स की हैं। ठीक है, इन दैट कॉन्टेक्स्ट। दूसरी रिस्ट्रेंट जो है वो हम चाइना को compete नहीं कर सकते इन दिस एरिया। नहीं, मैं पॉलिटिकली बात कर रहा हूं। अच्छा, पॉलिटिकली कि जो मिनरल आप कहना चाहते हैं कि हम उनको डिच नहीं कर सकते।
जो मिनरल्स चाइना ने बंद किए अमेरिका के, हाँ किए अगर वो हम अमेरिका को बेचने लग गए तो चाइना ने तो हमारे साथ लड़ाई कर लेनी, ये तो फिर कन्फ्रंटेशन हो जाए, कन्फ्रंटेशन हो जाएगी ना। तो रिस्ट्रेंट वो भी है ठीक है। कि तो फिर हम, इसका मतलब हमारा फिर वो स्पेस स्क्वीज होगी ना। जी हम वही मिनरल्स देंगे जिसका किसी को इतराज नहीं है और ठीक है। हमारे पास हैं इन दैट कॉन्टेक्स्ट। यानी वो मिनरल्स भी हैं। वही तो जो अभी 4 या 5 वो खेप भेजी है वो है ना। इसका मतलब कि अब इसमें हमने थोड़ा बैलेंस करना सीख लिया है। सीख लिया जी, बिल्कुल सीख लिया है। क्योंकि डॉक्टर साहब ये भी एक बात है ना कि आपका 81% आर्मामेंट्स इक्विपमेंट डिफेंस वो चाइनीज है, ये तो अब डिक्लेयर्ड है जी। और मगर ये मुझे हमने चाइनीज अभी डोनाल्ड ट्रम्प ने ये भी कहा है ना कि अगला असला हम वहां से खरीदें। हाँ ये तो हम शायद अब उन्होंने कहा भी ना अमराम मिसाइल देंगे आपको, ये देंगे जो एंटी एयरक्राफ्ट या एंटी मिसाइल जी वो आई है वो उसकी। हम अमेरिका से खरीदने लगे हैं, ठीक है। मगर वो बहुत महंगी हैं, उसके लिए शायद अमेरिका लोन देगा। हाँ ये अरेंजमेंट वो अभी टर्की declare- और इंडिया ने रूसी खरीदे थे जो उससे बेहतर थे और उससे सस्ते थे, मगर हम ना चाइना खुश रहेगा ना अमेरिका खुश रहेगा अगर हम। सो हवाई जहाज हमने और मिसाइल चीन के रखे हैं, एंटी मिसाइल बैटरीज हम अमेरिका की रखने लगे हैं पहले भी तो हमने, और फिर वो मिसाइल जो और अभिनंदन के ऑपरेशन स्विफ्ट में नहीं अभी भी उस जो वक्त हमने अमेरिकन मिसाइल कुछ चलाए। मिसाइल्स हैं अमेरिका से लिए हैं या लेने हैं, वो F-16 में लगेंगे। वो अमराम मिसाइल, हाँ जी, उसका नाम है अमराम वो मिसाइल। चाइना से नहीं लिए, वो अमराम मिसाइल, और उससे मिलता जुलता मिसाइल हमने चलाया था जब अभिनंदन का मामला हुआ उस था। वक्त F-16 थे ना, F-16 थे हमारे। चीनीज जहाज तो बाद में। नहीं इसका मतलब डॉक्टर साहब इतनी स्पेस मौजूद होती है कि अगर आप थोड़ा सा एहतियात से चलें तो आप बैलेंस रख सकते हैं। बात इतनी है, चाइना को भी हम तो से डील कर सकते हैं, अमेरिका भी कर सकते हैं। सिर्फ आर्मामेंट्स में नहीं, इकोनॉमिक्स में, इन्वेस्टमेंट में भी ये बैलेंस रखे ना जी, इन दैट कॉन्टेक्स्ट। आप देखें वो तो फिर इस वक्त अमेरिका हमारा बड़ा इंपोर्टर है हमसे। सर कल जो 2 दिन पहले एक नंबर 1 इंपोर्टर वही है ना अमेरिका जी, यही तो मजे की बात है कि लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर अमेरिका है, वही और चाइना तो हमारा बहुत थोड़ा सा वाहिद मुल्क है जिसमें हमें सरप्लस है। हाँ 3 बिलियन का, बाकी सब जगह हमें डिफिसिट है। बल्कि मेरा चाइना के साथ तो शायद 1 बिलियन भी नहीं है। मैं एक और बात करने लगा था कि 2-3 दिन पहले एजुकेशन की लिस्ट, रैंकिंग की लिस्ट आई है, जी जी, THE जी, ठीक है, वो दी नहीं है, वो दी एजुकेशन रैंकिंग है। उसमें चाइना की यूनिवर्सिटियां ऊपर चली गई हैं और डोनाल्ड ट्रंप के की वजह से अमेरिका की यूनिवर्सिटियां कम होनी शुरू हो गई हैं। लाइक उनकी जैसे पैकिंग है और वो सारी, उन्होंने हार्वर्ड पैकिंग में तो आई थिंक वन ऑफ द टॉप, UMT पे, कोलंबिया यूनिवर्सिटी पे इसने पैसे देने बंद किए हुए हैं उनको फ़लस्तीन की वजह से। तो आप देखें कि आपके जो UMT से मुराद आप MIT का ना, MIT सॉरी, हाँ ये MIT आप कह रहे हैं। पैसे देने, कोलंबिया है, हार्वर्ड है, MIT है, इनको उसने फेडरल ग्रांट्स जो है रिसर्च हाँ वो बंद की है, फॉरेन स्टूडेंट्स को रिस्ट्रेन किया है। तो वो चाइना, जर्मनी और फ्रांस जा रहे हैं, तो बड़ी जल्दी रिसर्च और साइंस का वो बदलने लगा है। अब आपको यानी पिवट बदल जाएगा उसका जी। अभी आप यानी फ्रॉम अमेरिका टू यूरोप आ जाएगा, नो टू चाइना। यूरोप तो वो तो चाइना तो ऑलरेडी यूनिवर्सिटीज है, शायद हार्वर्ड सॉरी ऑक्सफोर्ड है, वो आज भी नंबर 1 पे है, ऑक्सफोर्ड। मगर ऑक्सफोर्ड लिटरेचर एंड ह्यूमैनिटीज में है ना जी, साइंस में। व्हाट अबाउट कैम्ब्रिज थोड़ी सी नीचे आई है, मगर शायद उसके बाद हार्वर्ड है, फिर कैम्ब्रिज है, फिर नहीं उनकी तो वो स्टॉक अमेरिका की तो स्टैनफोर्ड है, कॉर्नेल है, बहुत सारी हैं, मगर रैंकिंग में अब जब चाइनीज ऊपर जा रहे हैं। हाँ मेरा हाल है, जो पेकिंग यूनिवर्सिटी है वो भी कहते हैं बहुत जी, पीकिंग बहुत आगे चली गई। रशिया की, हांगकांग की यूनिवर्सिटीज, सिंगापुर की यूनिवर्सिटीज ऊपर गई हैं। तो आपने अब स्टूडेंट्स जो भेजने हैं तो आपको सस्ते पड़ते हैं चाइना भेजते हुए, डेफिनेट। हाँ आप 1 करोड़ रुपया लगा रहे हैं, मगर आपकी जो एलीट है 20-30 लाख जिनके बच्चे अमेरिका में पढ़ते हैं या इंग्लैंड में पढ़ते हैं, उनको अच्छा नहीं लग रहा ये सारा चेंज ऑफ। यहाँ तो लोग प्राइड लेते हैं जी, मेरा बच्चा यहाँ बच्ची किंग्स कॉलेज में पढ़ते हैं जी, एडनबरा बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। तो असल वही इशू है कि आप सीखें
कि वियतनाम, चाइना, ये मुल्क कैसे डेवलप किए, कैसे उन्होंने मॉडल्स लिए, कौन से मॉडल्स छोड़े, कौन से मॉडल्स, और वो जस्टिस के मॉडल्स भी हैं, लॉ एंड ऑर्डर के मॉडल्स भी हैं। हमने भी तो एक बड़ा अच्छा मॉडल लिया इस मुल्क में टर्की से, ये डॉल्फिन स्क्वाड का। हाँ, हमारे बड़ा, हाँ, ये टर्की से है, ये टर्की का है। तो जहां हम चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, आज तो डॉक्टर साहब मैंने लाहौर की सड़कों पे एंटी स्मोक गन देखी। जी, वो भी वेरी ह्यूज मशीनरी, वो भी आपने इंट्रोड्यूस की है। मुझे बड़ी अच्छी लगी वैसे। वो कि मैंने कहा शुक्र है यार, ऐसी भी पेंडू पान तो कोई नॉर्मल जिंदगी चाहे। नहीं, आप देखें अब हर कंस्ट्रक्टिव बिल्डिंग पे एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के जी, अब तो वो बिल्कुल बकायदा एनफोर्समेंट कर रहे हैं, वो बकायदा। मुझे नहीं पता कितना के एनफोर्समेंट कर रहे हैं, मगर वो बैनर लगा हुआ है। चलो, कोशिश तो है ना। जी, एजुकेट तो हो रहा है ना इन साइड पर। तो कई जगह हमने बदलने की कोई, मेरा सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि दो बातें हैं कि एक हमारी जो पेस है इकोनॉमी और इस बदलने की, वो बड़ी स्लो है और स्टडी भी नहीं है। जी, वो एक तो ना स्लो एंड स्टडी, स्लो है सिर्फ, वो भी है, स्लो एंड अनस्टडी, एरेटिक भी है। हाँ, एरेटिक भी है जी, वो प्लान नहीं है, नो, वो नो, उस हैफैज़र्ड है। हाँ जी, हैफैज़र्ड है। ये जो बुज़दार गवर्नमेंट थी, लोगों को पता नहीं पता है, इनके इकोनॉमिस्ट थे ये डॉक्टर सलमान जी, मैं वहाँ उनको मिलता रहा हूँ। मैंने चीफ मिनिस्टर ऑफिस में उनसे मुलाकातें हुई हैं। इकोनॉमिक प्लान दी थी, जो मुझे नहीं पता अब रेलिवेंट है ये नहीं, कि जब पाकिस्तान को 100 साल होंगे फिर पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा। वो बहुत इंटरेस्टिंग प्लान है, पंजाब की है वो प्लान। हाँ, मुझे वो कोई अच्छा लगा था, थोड़ा सा उन्होंने हमें ब्रीफ किया था। पंजाब की है वो प्लान, हाँ जी, पूरे पाकिस्तान की नहीं है, पंजाब की थी वो। हाँ, मगर उस पे पूरे पाकिस्तान पे इतलाक हो सकता है ना। और आपकी अगली हुकूमत अगर वो अच्छी चीज़ें हैं तो उसको जिस तरह बाकी चीज़ों पे तस्वीरें बदल के अपना नाम लगा, मेरा ख्याल है हमारा जो डिसीजन मेकर है ना, वो इन चीज़ों को थोड़ा अपने अंदर अब्जॉर्ब नहीं कर पाता इन चीज़ों को। यानी वो प्लानर तो उठा लेते हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं करते। 10-11 बजे आप दफ्तर जाएं, 1-2 बजे के बाद घर चले जाएं, और पब्लिक के साथ आपकी मिनिमम गवर्नेंस बड़ा सीरियस इशू है जी। तो फिर आपके रिजल्ट्स, आप पॉलिसी को इम्प्लीमेंट भी करना चाहें तो वो लेवल के नहीं होते जिस लेवल के होने चाहिए। बड़े बड़े शानदार लोग हैं, आप जैसे थे, अभी भी हम रोज पढ़ाते हैं उनको निपा में, NIM में, बड़े ब्रिलियंट भी हैं, बड़े ब्रिलियंट लोग हैं, बड़े ट्रेंड लोग हैं, मगर टेक्नोक्रेट्स उनको बनना नहीं दिया, उनको ब्यूरोक्रेट्स रखा कि आप डॉक्टर को जो है वो लगा दें, इंडस्ट्री का सेक्रेटरी आप डॉक्टर को लगा दें, आप मेजर को लगा दें एजुकेशन का सेक्रेटरी, तो ऐसे नहीं है ना। द मैन लेकिन डॉक्टर साहब, बाहर के मुल्कों का क्या, जो बड़े ममालिक हैं वहाँ क्या पैटर्न है? मेरा ख्याल है कि सेक्रेटरी किसी भी मुल्क का, मतलब अगर एनर्जी का सेक्रेटरी, वो इंजीनियर नहीं होगा। मैं बुल्गारिया में पढ़ा हूँ, वहाँ शायद बेहतर है। हमारा वाइस चांसलर हमारे इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी का है, 4-5 प्रोफेसर जो थे वो डिप्टी मिनिस्टर थे अपने अपने शोबे में। हाँ, मिनिस्टर पॉलिटिकल होता था, ठीक है, और उसके बाद वो यूनिवर्सिटियों के अच्छे प्रोफेसरों को अपने डिप्टी मिनिस्टर बना देते थे। जो एग्रीमेंट्स थे, जो एडवाइस थी, वो उनकी वेटिंग होती थी, उन्हीं की सारी टैंक बना देते थे। वो ये बड़ा अच्छा मॉडल है, वैसे दोस्ती यारी में नहीं करते थे, ये बेहतरीन मॉडल है। तो फिर आपको वो सारी यानी आप ये सजेस्ट कर रहे हैं कि भले कोई सेक्रेटरी DMG अफसर भी हो, कोई बात नहीं, लेकिन उसके पास पूरा एक अपरेटस हो, सारा हो, हर सिस्टम में इंटेग्रेटेड हो, वो सारे जो टेक्निकल लोग हैं, एक्सपर्ट्स तो फिर ही चलेगा ना। वैसे डॉक्टर साहब, ये जो हमारा P&D डिपार्टमेंट है, उसमें बड़े चीफ इकोनॉमिस्ट होते हैं, वो इकोनॉमिस्ट होते भी हैं कि नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे मिलते रहे हैं कहीं। पंजाब का जो डिपार्टमेंट है उसमें बड़े 3-4-5-6 चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत अच्छे काम किए हुए हैं। उनके कुछ लोग, जब मैं था चेयरमैन डिपार्टमेंट इकोनॉमिक्स, तो हमारे पास आके पढ़ाते भी थे। अच्छा, ठीक है, उन्हें यानी कंसेप्ट था। हाँ जी, अच्छा, पढ़ते नहीं थे, पढ़ाते थे। और वो अभी भी कुछ साल पहले इन्वायरमेंट का जो था वो इंजीनियर था। प्रॉब्लम इतना है कि आप एक बंदे को लेते हैं, उसको ग्रूम करते हैं उसको, तो उसको कोई मल्टीनेशनल उठा के ले जाती है।
हाँ, ये एक इशू है बहुत। IMF ले जाती है, वर्ल्ड बैंक ले जाता वर्ल्ड है, बैंक ले तो जाता है। मुझे भी अच्छे पैसे मिलेंगे तो मैं चला जाऊंगा। तो आप अपने ब्रेन को मेंटेन नहीं कर सक और रहे। इंसेंटिवाइज करें ना, जो आपने जी। शुरू में कहा है। दूसरी बात यह है जो डॉक्टर साहब वाइंडिंग अप की तरफ जा रहे जी, हैं। जो जी। हमास ने किया है, जो और इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन की है कि, और हमारी जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उन्होंने किया है कि 12 लेवल पे नीचे टीयर्स आप साइंसदानों के थिंक टैंक से बना देते हैं कि अगर ऊपर की एशेलॉन एग्जीक्यूट भी हो हाँ, जाए एग्जीक्यूट तो नीचे नंबर 2 आपके शुड पास टेक ओवर, आपको नंबर पता 3। हो कि चीज़ें कैसे चलनी है। ये तो बेस्ट अप्रोच है ना जी, ये तो आपको कई लेवल पे ऑल्टरनेट अरेंजमेंट्स होने चाहिए हम आप। जहाँ हमें ज़रूरत होती है हमने कर दिया हुआ है, मगर जब बाकी जगहों पे हाँ, वो हमारी यूनिवर्सिटियाँ भी एडॉक चल रही हैं चल रही हैं बिल्कुल। हमारे। सो स्पेस बहुत है चीज़ों को ठीक करने की, सही है। ये नहीं है। और शायद लोग भी हों जो चीज़ों को ठीक करने हैं, मगर वो जो लिथार्जी है हाँ, वो ओवरकम करनी है। उसको इंसेंटिव बेस्ड अप्रोच से दूर करना पड़ेगा। ठीक, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, सो काइंड ऑफ यू, आप तशरीफ लाए। तो जी प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। तो इसमें हमने आज पूरा डिस्कस किया कि हमारे वेयर लाइज द फॉल्ट, यानी पॉलिसीज़ का भी है, लेथार्जी का जो इशू है वो बहुत बड़ा इशू है, उसको भी ओवरकम आपने करना है और इसको इंसेंटिवाइज भी करें। अपना जो ब्रेन है उसके साथ एक अच्छी ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं कि जो मल्टी लेयर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो एक सेटअप आपको सिर्फ चंद एक सेंसिटिव अदारों के अलावा भी पूरा आपका जो स्ट्रक्चर है उसमें इंजेक्ट करना पड़ेगा, इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। इसके साथ ही मियां सैफ रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।